नादरीन, एक और कुछ तस्वीर आई हैं। ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये बलूचिस्तान पूरे में बहुत वायरल हुई है। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हर तरफ ये तस्वीर फैल रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर बेशुमार लोगों ने इन तस्वीर को देखा है और ये एक बाप बेटी की तस्वीर है। आपको मैंने मारंग बलोच की तस्वीरें दिखाई थी, वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और रियासत उनसे डरी हुई है। वो मारंग बलोच है। और ये अब तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बेबो बलोच है जो गुज़िश्ता 4 माह से गैर कानूनी हिरासत में है। और ये बेबो बलोच के साथ जो साहब खड़े हुए हैं ना, ये मामा गफ्फार बलोच हैं। ये बेबो बलोच के वालिद हैं, एक आम आदमी है, वालिद है। बेटी को अंदर किया हुआ इसलिए कि बेटी बोलती बहुत है, सवाल पूछती है, आईनी और कानूनी हकूक मांगती है। बेटी जबरी तौर पे लापता किए गए लोगों के बारे में सवाल पूछती है। बेटी अपने वसाइल पर और अपने हकूक पर आवाज़ उठाती है। तो बेटी इसलिए अंदर है, बाप इसलिए अंदर है कि बेटी नहीं टूट रही, और बाप इसलिए अंदर है कि उसने ऐसी बेटी पैदा क्यों की या ऐसी बेटी की परवरिश क्यों की। इस किस्म के जो मैसेजेस हैं वो आपको पूरे बलूचिस्तान में वहाँ आपको मिलेंगे और लोग उन्हें फैला रहे हैं। यानी यहाँ पे जो है वो सिमीदीन बलोच साहबा कहती हैं कि ये सिर्फ एक जज्बाती लम्हा नहीं, ये तारीख के सीने पर वो जख्म है जो मुजामत, कुर्बानी और रियासती जबर के सामने ना झुकने वाले हौसले की रोशन गवाही देता है। ये बाप बेटी एक ही जेल में कैद थे जहां एक आधी मुख्तसर मुलाकात की इजाजत थी, चंद लम्हे, चंद बोल और फिर तन्हाई की तवील जो है वो दौरानिया शुरू हो जाता था। और फिर उन्होंने बताया 10 दिन पहले इन्हें अलग अलग थानों में मुंतकिल कर दिया गया और ये सोचा गया कि शायद इन्हें अलग रखा जाएगा तो ये जल्दी टूट जाएंगे इनके हौसले। मगर आज जब वो अदालत के सामने आए तो ये बाप बेटी की मुलाकात ना थी, बल्कि 2 मज़ामतों का सामना था और 2 दास्तानें आमने सामने खड़ी थी। तो ये लोग रोते नहीं हैं बलोच, अब मैं ये देख रहा हूं जो लोग एहतजाज करते हैं या ख़वातीन ख़ास तौर पे, बल्कि इनकी आंखों में हमें नज़र आता है एक अज़म और एक रिएक्शन नज़र आता है रियासती जबर के ख़िलाफ़ कि लोगों की जबरी तौर पे जो गुमशुदगियाँ हैं वो बंद की जाएं, लोगों के हकूक़ उन्हें वापस दिए जाएं। बलूचिस्तान के जो नाम के ऊपर जो फंड इकट्ठे किए जाते हैं वो बलूचिस्तान पे खर्च किए जाएं। बहुत सारी इनके शिकवाएँ हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। अभी तो जो लोग शिकवे और शिकायतें करने वाले हैं उन्हें ही जेलों में बंद करके रखा हुआ है। अब मेरा एक सवाल है कि कुछ हमारे दानिश्वर हैं जो मरसिये सुनाया करते थे और अजीब अजीब बातें करते थे। जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, नवाज शरीफ साहब से वो मुलाकात करने के लिए गई, जब वो वहाँ से निकली तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो ये कहते थे बाप की मौजूदगी में बेटी को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक नहायत भोंडा और गलत तरीका था। एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त जो किया वो गलत था और उस जुल्म के ऊपर बड़े मरसिये पाकिस्तान में सुनाए गए। ये जुल्म उन दानिश्वरों को नजर नहीं आ रहा कि बाप और बेटी को एक साथ हथकड़ियां डाल के रखा हुआ है, बाप और बेटी को एक ही जेल के अंदर रखा हुआ है, बाप और बेटी को एक दूसरे से मिलने भी बाद में नहीं दे रहे। तो आज बाप हथकड़ियों में जकड़ा हुआ अपनी बेटी के साथ खड़ा है, ये जुल्म उन्हें नजर नहीं आ रहा। क्या बेटी सिर्फ पाकिस्तान पूरे के अंदर मरियम नवाज है और उसी की इज्जत है? क्या बाप सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ है और उसी का दिल दुखता है? क्या कोई और बाप और बेटी हो नहीं सकता? या इन लोगों का खून हल्का है जो बलूचिस्तान में रहते हैं? इस आदमी से भी पूछे कभी इसके दिल से, इसको अपनी बेटी से कितना प्यार है। इसको भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार है जो कोई भी बाप अपनी बेटी से कर सकता है। इस बेटी से पूछें कि इसको अपने बाप से कितना प्यार है जो जंजीरों में जकड़े हुए बाप के साथ खड़ी है, लेकिन मुजामत की अलामत बने हुए बाप बेटी टूट नहीं रहे। मेरे ख्याल में हमारे जो दानिश्वर हैं उन्हें यहां पे भी बात करनी चाहिए। अब वो कहां खप गए हैं, अब वो क्यों नहीं बात कर रहे? क्या इन लोगों का खून पानी है, या इनकी जिंदगियां सस्ती हैं, या इनके जज्बात नहीं है, या इनकी तकलीफ और दुख या ये कीड़े मकोड़े हैं? भाई हम बाकी लोग भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी इंसान समझा जाए। ये नहीं हो सकता कि एक शाही खानदान जो है उसकी छोटी सी बात को उठाकर आप बहुत बड़ा बना दें और बाकी दुनिया जलील होती रहे और आप कुछ तवज्जो ही ना दें उस तरफ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस तरह सिस्टम चलेगा नहीं। और एस्टेब्लिशमेंट को ये कुछ अरसा सूट कर रहा है, लेकिन बिलाखिर एस्टेब्लिशमेंट को भी एक दिन इस बात की समझ आएगी कि उन्होंने कितना कुछ इस खेल में खो दिया है। नादरीन, मोहसिन नकवी साहब से सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में इमरान खान के बारे में कोई बात हुई थी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बड़े अरसे से इंतजार कर रहा था कि मोहसिन नकवी एक ऐसा आदमी है जिसके सामने ये सवाल रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो उस मुलाकात में था। और जब मोहसिन नकवी के सामने रखा जाएगा तो वो जवाब जब आएगा तो वो इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, अमेरिका में एक मीडिया
ये कहता है, और बहुत सारे लोग फोन करके इस बात की गारंटियां दे रहे हैं। यानी मैं इसको श्योरिटी के साथ तो खबर दे नहीं सकता जब तक कि दोनों तरफ से कंफर्मेशन ना मिल जाए, लेकिन वन साइडेड खबर यही आ रही है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी इमरान खान के बारे में। ये दावे कर रहे हैं लोग, लेकिन दूसरी जानिब से बिल्कुल खामोशी थी। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी खामोश है। तो ये तो मोहसिन नकवी साहब बता सकते थे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब से तो सवाल होना नहीं है, फील्ड मार्शल साहब से। तो मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी वो एक हलफ के पाबंद हैं, लिहाजा वो ये नहीं बता सकते कि मुलाकात में इमरान खान साहब से मुतालिक बात हुई या नहीं हुई। हलफ है उनका। देखिए, हलफ ये तो होता है कि मुलाकात के अंदर जो चीजें हुई या जो चीजें तय हुई वो चीजें बाहर नहीं आएंगी, ये तो हलफ हो सकता है। लेकिन जो चीजें मुलाकात में नहीं हुई उनके बारे में तो कहा जा सकता है ना कि ये चीज तो भाई ये तो थी ही नहीं, इसके बारे में तो कोई जो बात ही नहीं हुई उसके ऊपर क्या हलफ है। तो यहां पे फिर थोड़ा सा शुबा पैदा हो जाता है कि शायद बात हुई हो, लेकिन हम अभी भी ये मार्जिन ऐसे ही रखते हैं कि जब तक कोई कंफर्म इतला नहीं आती या दोनों फ्री कैन में से कोई एक खुलकर नहीं कहता कि इमरान खान के इशू के ऊपर बात हुई थी, तब तक इसको आप एक ऐसी खबर के तौर पे देख सकते हैं जो एक मीडिया ने दी, और वो भी वन साइडेड दी, और दूसरी तरफ का कोई मौकिफ नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ट्रंप ने ये बात की और उसके जवाब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्या कहा उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये खबर वैसे भी मुझे नामुकम्मल लगती है, और इसमें जान तभी पड़ती है जब पता चले कि दोनों तरफ से कन्वर्सेशन क्या हुई और बातचीत क्या हुई। नाज़रीन, जो हालिया बारिशें हुई है ना, इन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि कुदरत के साथ हमने बहुत अजीबोगरीब तरीके से खेला है। जो सदियों से रास्ता था ना, नदी नालों का, पानी के बहाव का रास्ता था, जहां पे जंगल हुआ करते थे, बीच में पानी के बहाव के बहुत सारे रास्ते थे, उन जगहों पे जंगलों की कटाई की गई शहरों के आसपास, और वो जो इलाके थे सारे के सारे जहां पे खेत हुआ करते थे या पॉन्ड एरिया थे, या जहां से पानी गुजर के निकल जाता था, या जहां पे छोटी मोटी झीलें बन जाती थी, उन तमाम इलाकों के ज़मीनों को सीधा करके और दरख्तों को काट के वहां पे रेजिडेंशियल सोसाइटियां बना दी गई। रावलपिंडी डिवीजन में ये काम सबसे ज्यादा किया गया है। अरबों खरबों रुपया एक एक सोसाइटी के मालिक ने कमाया है, और यहां पे ऐसे ऐसे बंद बांध दिए इन सोसाइटी वालों ने कि अब पानी का जो नेचुरल बहाव था, जो सदियों से चल रहा था, वो रुक गया है। अच्छा, वो बहाव रुकने के बाद एक अजीबोगरीब सूरत पैदा हो गई है। जहां जहां पानी होता है वहां इकट्ठा हो जाता है और लोगों की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाता है, और पानी नए रास्तों की तरफ जाता है और नए इलाकों में जाकर घुसता है। उन इलाकों में पानी इकट्ठा हुआ जहां पे पहले माजी में कभी नहीं गया, और उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत तेजी से बहुत बड़े बड़े बंद बनाए गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह रिश्वत है, सिफारिश है, लालच है, नालायकी है, नाकस मनसूबाबंदी है। जो टाउन प्लानिंग होती है उसके नाम के ऊपर काम ही कोई नहीं होता। जो आपके ज़िले महकमे हैं वो सारे के सारे किस काम पे लगे हुए हैं? वो सियासत कर रहे हैं या सियासी मामलात में लगे हुए हैं। अपने काम पे किसी की तवज्जो ही नहीं है। दिन रात लिस्टें बनाते हैं, इसको पकड़ो उसको छोड़ो, इसको पकड़ो उसको छोड़ो, फलाना एमपी आ गया उसको ये कर दो, यहाँ पे जलसा नहीं होने देना, वहां पे जुलूस नहीं होने देना, ये रैली क्यों निकली है, पीटीआई का झंडा क्यों लग गया। वो सारा दिन बेचारे इसी कामों पे लगे रहते हैं। जो काम करने वाले हैं वो करते नहीं। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है इस पे, जहां भी बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसान हुआ है वहां नदी नालों के किनारों पर मिली भगत से नाजायज तामीरात की वजह से ही हुआ है। ये वही बात कर रहे हैं जो हकीकत में इसका इशू है। जब नाजायज तामीरात हो रही थी तो हुकूमती इदारे कहां होते हैं? नाजायज तामीर करने वालों को शायद ये मालूम नहीं कि जहां हुकूमती इदारे मुजरिमाना गफलत बरतते हैं या माल पकड़ते हैं और फितरत और कुदरत के डिजाइन में मुदाखलत करते हैं, वहां कुदरत फिर मामला अपने हाथों में ले लेती है। मामला यह है कि कुदरत ने तो मामला अपने हाथों में ले लिया है, पाकिस्तान का कानून ये मामला अपने हाथों में कब लेगा? और इन लोगों को कब पकड़ा जाएगा जिन्होंने ये एनओसी जारी किए हैं, जिन्होंने ये नक्शे देखे बगैर पास कर दिए हैं, जिन्होंने यहां से नदी नालों के रास्ते जो हैं जो पुराने चल रहे थे, जो पानी का बहाव जाता था, उनके ऊपर काम किए बगैर वो सिविल इंजीनियर कहां पे गए जो सारे भर्ती किए हुए हैं? वो सारे टेक्निकल ऑफिसर्स कहां पे गए जो भर्ती किए हुए हैं? वो सारे महकमे कहां पे गए जिनका ये काम था? चाहे वो आबपाशी का महकमा है, चाहे वो मौसमियात का महकमा है, चाहे वो बाकी महकमे हैं, जिले इंतजामिया है, बहुत सारे और महकमे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे किधर गए जो ये बताते थे कि पानी का ये बहाव जो है ये जाना चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा।